तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 12 ज्योग्राफी मॉडल सेट नंबर 5 की। आज हम लोग भूगोल के सेट नंबर 5 की बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 1 2 3 4 बना दिया है, अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो चैनल में जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पहला प्रश्न की। आपका जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दिया गया। क्योंकि ये जो परिभाषा दिए हैं वो दिए हैं, ठीक है, फ्रेडरिक रेटजेल। यानी कि सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ 2 दिखाई देता है और रेटजेल आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर 2। जितने भी परिभाषा है सारा का सारा आप लोग याद कीजिएगा, हर एक मॉडल पेपर में एक एक करके आपका परिभाषा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न की बात करें तो दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि नवनिश्चयवाद की संकल्पना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो देखिए नवनिश्चयवाद की जो संकल्पना दी थी वो दी थी ग्रिथिक टेलर ने। तो आपका सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई देता है, ग्रिथिक टेलर आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको टेलर दिखाई मिलेगा तो देखिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, ग्रिथिक टेलर भी आपको मिलेगा तो सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे तीसरा प्रश्न की बात कर लें तो तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो देखिए हम लोग बात कर सकते हैं अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो भारत दूसरा नंबर में आता है, पहला नंबर में आपका चीन आता है और यहाँ पे पूछा गया है दूसरा नंबर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है हमारा भारत सही से उत्तर हो जाता है। चलिए चौथा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि किस विद्वान ने अपने सिद्धांत, ठीक है, 1778 में कहा था कि लोगों की ठीक है, खाद्य आपूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ेगी। तो वो जो कहा था वो कहते थे थॉमस मार्सन। कौन? थॉमस मार्सन। ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 2 4 दिखाई देता होगा, थॉमस माल्थस आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ध्यान में रखिए, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बात करें तो पांचवा प्रश्न जो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो देखिए विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र पूछा गया है, यानी कि आपको सघन बताना। यहाँ पर विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं पूछा गया है, देखिए नहीं पूछा गया, यानी कि सिंपल सी बात आपको सघन बताना है तो आपका सघन हो जाता है दक्षिण पूर्व एशिया। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ 3 जो दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। यह एक सघन बसा हुआ है, ये यहाँ पे विरल पूछा गया था, नहीं है तो विरल नहीं है तो सघन होगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए छठा प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। प्रतिकर्ष अपकर्ष आपका एग्जाम में आना तय है, आप लोग ध्यान में रखिए। मैंने 2-3 वीडियो में प्रतिकर्ष और अपकर्ष को समझा दिया है, वो सब नहीं देखे तो देख लीजिए। मैं अभी भी बता रहा हूँ, प्रतिकर्ष का मतलब होता है बुरा। ठीक है, तो यहाँ बोला गया कौन सा बुरा नहीं है। तो देखिए ये शैक्षणिक सुविधाएं हैं, ये आपका बुरा नहीं है, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई देता है आपका प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि आपका अपकर्ष कारक है। तो देखिए 6 का आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे सातवां जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लोग कार्यशील जनसंख्या का मतलब कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 15 से लेकर आपका जो 59 वर्ष के लोग हैं ये आपका कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सही सा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई देता है आपका हो जाता है 7 का। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न की बात करें तो जो आठवां प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में साक्षरता दर निर्धारण हेतु कितने वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या को शामिल किया जाता है। तो देखिए ये संख्या जो स्टार्टिंग होती है वो होती है कि 7 वर्ष। कितना? 7 वर्ष। तो देखिए 8 का ऑप्शन है वो यहाँ 3 दिखाई देता है, 7 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, जो भी जनसंख्या जो आपका संरक्षण की निर्धारित की जाती है 7 वर्ष से स्टार्टिंग होती है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में भिड़ सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं 9वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात कर सकते हो लेटविया का। किसका? लेटविया। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाया जाता है लेटविया आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग 10वां प्रश्न की बात करें तो 10वां जो प्रश्न पूछा गया है कि मानव विकास की अवधारणा किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो वो जो किया गया था डॉक्टर महबूब उल हक। किनके द्वारा? डॉक्टर महबूब उल हक, जो कि आपके पाकिस्तान के निवासी हैं। कहाँ के? पाकिस्तान के, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर आप सभी ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद महाधमाका होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का। जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस लें टेंशन ना लें, उसका भी मैं तैयारी करवाऊंगा बहुत ही अच्छी तरह से। इसके अलावा मैंने जियोग्राफी का सेट 1 डाल दिया है, 1 2 3 4 5 टर्म 1 का, साथ ही साथ टर्म 2 का भी करवाया है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपका जो मैप वाला वीडियो है मैप भी इस पर से बनाया हुआ है, और कमेंट कीजिएगा तो मैं एक प्लेलिस्ट ऐसे ही बना दूंगा प्लेलिस्ट, उसमें चेक कर लीजिएगा, सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा।
ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। 11वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 1990 ईस्वी में कौन सा संगठन मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा था? तो वो जो कर रहा है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कौन? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर मुझे यहाँ पे 3 दिखाई देता है, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्नों की बात करें तो यहाँ पे जो 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व में किस देश द्वारा सकल राष्ट्रीय, ठीक है, प्रसन्नता को देश की प्रगति का अधिकार माप घोषित किया गया? तो देखिए वो जो किया गया था आपका भूटान के द्वारा। कौन? भूटान है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाया जाता है भूटान, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए अगर बात कर लेते हैं हम लोग 13वां प्रश्न की। यहाँ जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, तो देखिए भारत का जो स्थान है वो आपका 131वां नंबर में है। कौन सा? 131वां नंबर 2020 में। तो आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है 131, आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 14वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है? तो देखिए प्राथमिक क्रिया के जो अंतर्गत आता है आपका खनन आता है। कौन? खनन, यानी कि कोड़ना। ठीक है, अब बाकी आपका जो उद्योग है ये तो आपको द्वितीय क्षेत्र में आता है, सेवा तो तृतीयक में आता है, बैंकिंग भी तृतीयक में आता है, जो बचता है वन वही तक खनन। ठीक है, चलिए 15वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि को इंडोनेशिया में किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है ना इंडोनेशिया में इसे लद्दाख के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लद्दाख के नाम से। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कहाँ? इंडोनेशिया, आदिकालीन निर्वाह, लद्दाख, यानी कि सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी कृषि प्रणाली भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू की गई? तो देखिए यूरोपीय लोगों द्वारा शुरू की गई तो वो की गई थी रोपण कृषि। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 ए दिखाई देता है, रोपण कृषि, आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, 16 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही से उत्तर हो जाता है। ये प्रश्न और एक मॉडल पेपर में आपका आया था। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं 17वां प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि अंगूर की कृषि किस क्षेत्र की विशेषता? तो देखिए अंगूर की जो कृषि है वो आपका भूमध्य सागर जो क्षेत्र है इसकी विशेषता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए आगे देखिए 18वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि कौन सा देश पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखता है? पुष्प यानी कि फूल में, तो आपका नीदरलैंड हो जाएगा। कौन? नीदरलैंड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाई देता है नीदरलैंड, आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न पूछा जा रहा है 19वां नंबर की सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? सोवियत संघ यानी कि USSR। ठीक है, ये आपने पॉलिटिकल में पढ़ा था। तो देखिए क्या है कि इसे कोलखोज के नाम से जानते हैं। किसके? कोलखोज, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है ए दिखाई देता होगा, सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, पॉलिटिकल में टेंशन मत लीजिए, एकदम में धांसू तैयारी करवाऊँ क्योंकि उसका मॉडल पेपर नहीं निकला है। ठीक है, चैप्टर वाइज कराऊंगा, आराम से करवाऊंगा। अगर चाहते हैं आप सभी कि ज्योग्राफी का बहुत अच्छे प्रकार से हो, सब्जेक्टिव भी हो, मैंने तो सब्जेक्टिव वीडियो बना दिया है, उसे भी नहीं देखा तो उसे भी देख लें। और अगर सब्जेक्टिव चाहते हैं तो सब्जेक्टिव कमेंट कीजिए, मैं बना दूंगा, कोई आपत्ति नहीं है मुझे, मैं आप सभी के लिए ही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप 1 से लेकर 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कर लें दोनों का, क्योंकि इससे बाहर तो आपका 30 नंबर तो ज़्यादातर देखा जा रहा है कि इसी से भिड़ रहा है, मॉडल पेपर से। इसके अलावा मैं आपको चैप्टर वाइज हो सके तो करवा दूंगा, यानी कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता ही रहूँगा। टेंशन ना लें, ये जो चैनल है आपका सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के लिए मैं पढ़ाता हूँ, कभी कभी मैं 10 का भी बताता हूँ। ठीक है, तो 12 के लिए बहुत ही अच्छा चैनल है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं प्रश्न की। तो देखिए 20वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि फूलों की कृषि को क्या कहते हैं? तो देखिए फूलों की कृषि को कहते हैं फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर, यानी कि सही से उत्तर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई देता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए 21वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का नहीं, ठीक है, नहीं है? तो देखिए रोपण फसल जो नहीं है जिसको वो गेहूँ नहीं है। ठीक है, रोपण फसल का मतलब होता है जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए किया जाता है, पैसे के लिए किया जाता है। तो कॉफ़ी बेचने के लिए करता है, हाँ भाई सही है। गन्ना भी, गेहूँ भी करते हैं, लेकिन गेहूँ क्या होता है कि सीमित मात्रा में, यानी कि मतलब जैसे कि देश में ही बेचें, लेकिन गन्ना हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये विदेश में भी बेचे जाते हैं। तो इसके मुताबिक ये तो गेहूं आपका नीचे पड़ गया ना, तो सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 ये रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों की बात कर लेते हैं। यहाँ 22वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है? तो एकल कृषि नहीं है वो आपका मिश्रित कृषि नहीं है। मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ, और यहाँ पे बोला गया एकल कृषि, तो एकल कृषि नहीं है, सिंपल सी बात है मिश्रित कृषि। मिश्रित का मतलब होता है मिला हुआ, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। चलिए 23वां प्रश्न की बात कर लें। 23वां जो प्रश्न पूछा रहा है कि विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए विनिर्माण का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका मशीन से बनना।
तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ 3 दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, विनिर्माण का मतलब होता है आपका मशीन से बनना है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं 24वां नंबर प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के उद्योग सामान्यतः प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। तो ये जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं ना वो आपका स्वतंत्र उद्योग। कौन? स्वतंत्र उद्योग, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 24 का ए दिखाई देता है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 25वां प्रश्न की बात कर लें तो 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सा उद्योग, ठीक है, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए सबसे छोटी इकाई की बात कर सकते हैं तो आपको कुटीर उद्योग होगा। कौन? कुटीर उद्योग, यानी कि जो घर में बनाते हैं, पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह से जो बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कुटीर उद्योग हो गया सबसे छोटा उद्योग। तो आपका 25 का ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए 26वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जर्मनी का रुhr क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए जर्मनी का जो रुhr क्षेत्र है आपका कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। अब बोलेगा कि सर यहाँ पे 4 लिखा हुआ। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि यहाँ पे 4 लिखा हुआ, तो बोलते हैं आप 4 क्यों बता नहीं रहे। तो देखिए जो रुhr क्षेत्र कहा जाता है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। बीच में आप देखिए कोई एक मॉडल पेपर में इस प्रकार से कि जर्मनी का रुhr क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो उसकी इस्पात मतलब किस लिए फेमस है। तो इस्पात कारखाने के लिए वहाँ पे प्रश्न था। तो सिंपल सी बात है, किसके लिए फेमस है? ये कोयले के लिए। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर में आप मत जाइएगा, मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे देखिए 27वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो देखिए जो व्यक्तिगत होता है यानी कि किसी एक व्यक्ति का होता है वो होता है पूंजीवाद में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे ए दिखाई देता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 29वां नंबर हो गया। 28वां नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए सही बताना यानी कि सुमिलित बताना है। आपका सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाया जाता है। लो इस्पात जो उद्योग है ना आपको पिट्सनबर्ग के लिए फेमस है। यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाया जाता है लो इस्पात उद्योग पिट्सनबर्ग आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बात करें तो 29वां नंबर प्रश्न जो पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। तो देखिए अन्य उद्योग जो कच्चे माल के लिए उत्पादन करता है वो करता है आधारभूत उद्योग। कौन? आधारभूत उद्योग। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जहाँ 3 दिखाया जाता है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 30वां प्रश्न की बात कर लें तो 30वां जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। तो देखिए आधारभूत उद्योग जो कहा जाता है वो आपका लो इस्पात उद्योग है, इसे कहा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है? वो कहा जाता है लो इस्पात उद्योग। इस बात को ध्यान में रखिए, ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए 31वां नंबर प्रश्न पूछा रहा है कि किस क्षेत्र को जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। देखिए जंग का जो कटोरा है इसके नाम से जानते हैं वो पिट्सनबर्ग को। किससे? पिट्सनबर्ग। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 32वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पंपास क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस फसल से है। तो देखिए पंपास का जो है ना वो आपका गेहूं उत्पादन से। किसका? गेहूं। यानी कि सही सा उत्तर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाया जाता है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए 33 जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नगरीय क्षेत्र कहलाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत पुरुष और गैर कृषि कार्यों के संलग्न होते हैं। तो गैर कृषि में जो लगन होते हैं वो आपको 75%, कितने? 75%। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ 3 यानी कि 3 दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है 34वां नंबर की निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर का उदाहरण है। तो देखिए सांस्कृतिक नगर का जो उदाहरण है वो आपका जेरूशलेम हो जाएगा। कौन? जेरूशलेम। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है वो होता है आपका नया पुष्प। क्या? नया पुष्प। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखिए। चलिए आगे 36वां प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नगर है आपका टोक्यो जनसंख्या के दृष्टिकोण से। कौन? टोक्यो, यानी कि जो जापान में है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार क्या कीजिएगा और प्रश्न देख लेते हैं। आप क्या कीजिएगा प्लेलिस्ट चेक करते रहिए। मैं प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, टर्म 1 का है चाहे टर्म 2 का हो। मैथ का भी मैं वीडियो बना दिया हूँ टर्म 2 के लिए, 5 नंबर आसानी से आ जाएगा। साथ ही साथ टर्म 1 के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता रहूँगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और आगे पॉलिटिकल का भी तैयारी बेहतर से करा सकूं। चलिए 37वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि यूनानी शब्द में मेगालोपोलिस का अर्थ क्या होता है। तो देखिए मेगालोपोलिस का जो अर्थ होता है वो तो विशाल नगर। क्या होता है? विशाल नगर। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ ए दिखाया जाता है आपका सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 38वां नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि सन्नगढ़ शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए सन्नागढ़ शब्दावली का जो प्रयोग किया था वो किया था आपका पैट्रिक गेडिज ने। ठीक है,
तो पैट्रिक जो गेडिज है आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 दिखाई देता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो वो जो है ना आपका प्राथमिक क्रिया, कौन सा प्राथमिक क्रिया, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो ए दिखाया जाता है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। इसी प्रकार आपका 39वां नंबर समाप्त होता है और अब हम बात करेंगे 40वां नंबर, यानी कि आज का अंतिम प्रश्न। और 40वां नंबर प्रश्न क्या है देख लीजिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि मिलियन सिटी के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए? तो देखिए वो होना चाहिए आपका 10 लाख से अधिक, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई देता है 10 लाख से अधिक आपका सही सा उत्तर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 5 होता है वो समाप्त होता है। आप एक एक करिए, 1 2 3 4 5 को देख लीजिए एग्जाम जाने से पहले, साथ ही साथ आप लोग टर्म 2 का भी देख लीजिए। सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, वीडियो आपको नहीं मिलेगा, जाइए प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ, खाली वहाँ पे फ्रंट में देखिएगा तो क्लास 12 आपको कहीं भी ज्योग्राफी मिलेगा, खोलिए और वहाँ पे टच कीजिए, एक ही साथ धड़धड़ा के आपको टर्म 1 का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, साथ ही साथ थोड़ा नीचे में है आपका टर्म 2 का प्लेलिस्ट, क्योंकि मैंने पहले बनाया था। तो वहाँ पे जाइए, थोड़ा नीचे में आपको टर्म 2 का भी मिल जाएगा और दोनों देख लें और चैनल से जुड़े रहें। अगर किसी प्रकार दिक्कत होता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मैं अपना लिंक शेयर करता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ सूचनाएं देता रहता हूँ। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार दूसरे वीडियो में मिलता है हम लोग। जय हिंद, जय भारत।